प्रथम पित्र हंता कौन था? धीरे धीरे धीरे, गोगड़े मत करो, मर जाओगे। आवाज नहीं, पहले चुप। अब सुनिए अच्छे से। मारवाड़ का पितृहंता यानी हमने राव घांगा को पढ़ लिया था, है ना। अब हमें पढ़ना है मालदेव राठौड़ को। मालदेव राठौड़ एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आवाज नहीं रहा, आवाज बिल्कुल भी मत करो, सुना नहीं। चलिए अब बोर्ड पर देखिए अच्छे से और समझिए। हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। हमने मेवाड़ पढ़ा था। मेवाड़ में जैसे हमने महाराणा प्रताप, सांगा और कुंभा पढ़ा था, वैसे ही मारवाड़ की रीढ़ की हड्डी समझ लो, वो जो है वो कौन सा देव है? मालदेव राठौड़, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से देख लीजिए, कौन से देव को? मालदेव राठौड़ को। फटाक से पहले इनकी जो बेसिक जानकारी है वो लिख लो। मालदेव राठौड़, शासनकाल जो इनका रहेगा 1532 से 62। पहला ही पॉइंट लिखोगे, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता, राज्याभिषेक 1532 कहां हुआ? सोजत के अंदर। फिर लिखोगे नोट लगाकर, मालदेव राठौड़ के राज्य तिलक के समय या राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक के समय मारवाड़ में दो परगने थे। परगने थे, फर्स्ट एक तो जोधपुर और दूसरा जो था वो था कौन सा? सोजत। फिर अगले पॉइंट में लिखोगे, मालदेव राठौड़ ने सर्वाधिक मारवाड़ की साम्राज्य सीमा का क्या किया? विस्तार किया। इन्हें 52 युद्धों के क्या कहा जाता है? विजेता कहा जाता है। अब देखो 52 युद्धों के विजेता कहा जाता है, तो देखो मालदेव राठौड़ ने टोटली 52 युद्ध लड़े हैं। तो इन 52 युद्धों में से आपको मालदेव राठौड़ के कुछ युद्ध अभियान, जिसमें प्रथम युद्ध अभियान कहां से प्रारंभ किया और अंतिम युद्ध अभियान कौन सा था, वो अच्छे से पता होना चाहिए। जल्दी से लिखिए। लिख लिया? जल्दी लिखो।
जिन्होंने लिख लिया वो हेडिंग डाल दो, मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। परगने, ठिकाने, जागीर, कंप्लीट। यानी जैसे मेवाड़ के अंदर ठिकाने कहा जाता था, मैंने लिखाया था ना अमर सिंह द्वितीय के समय, ठीक जो जागीरें जो थी उनको ठिकानों के रूप में बदला गया। तो वैसे ही मारवाड़ के अंदर इन्हीं ठिकानों को, इन्हीं जागीरों को क्या कहा जाता था? परगना। आगे बढ़िए, लिखो कौन से अभियान? युद्ध अभियान। और युद्ध अभियान के अंदर जो मुख्य मुख्य युद्ध अभियान है वो लिख लो। युद्ध अभियान में सबसे पहले लिखोगे मालदेव राठौड़ ने अपना युद्ध अभियान भाद्रा जून, कौन सा जून? भाद्रा जून के स्वामी वीरा को पराजित करके प्रारंभ किया। पराजित करके प्रारंभ किया। ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद लिखोगे नोट लगाकर, फिर लिखोगे नागौर के दौलत खां को पराजित। दौलत खां को पराजित। फिर लिखोगे मेड़ता के वीरमदेव राठौड़ को पराजित। फिर लिखोगे नोट लगाकर सिवाना के डूंगर जी को पराजित। ये छोटे मोटे युद्ध अभियान है जिनको जहां जहां से पराजित किया उनके नाम लिखनो। जालोर, और जालोर के कौन से खां को? सिकंदर खां को पराजित। फिर बड़ा जो युद्ध अभियान होगा वो होगा पाहेबा ऑब्लिक करके साहेबा। कहाँ है ये? फड़ौदी का युद्ध कब हुआ था रे? 1541-42। लिखोगे बीकानेर का राउजेत्सी वर्सेस मालदेव राठौड़। परिणाम में लिखोगे मालदेव की विजय। इस युद्ध में राउजेत्सी क्या हुआ रे? मारा गया। फटाक से लिख लीजिए। कमेंट्स नीचे निकालना।
हाँ जी, सोजत पाली वाला है, ठीक है सर। राव सिंहा का शासनकाल, सिंहा का शासनकाल जो है आप यही याद रखोगे, अक्टूबर 1273 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु। और वो मारवाड़ की तरफ तो 1239 में ही आ गए थे, पर उनको पाली जो मिला था काफी लेट मिला था। और जो शासनकाल आपको याद रखने मैंने पहले ही बता दिया, रणमल राठौड़ से। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए। ये देखो जो छोटे मोटे युद्ध अभियान है वो भी मैंने लिखा दिए, और ये मालदेव का जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये टॉप लेवल का लिखा रहा हूं, क्योंकि जैसे मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मारवाड़ के लिए कौन, मालदेव राठौड़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का जो विस्तार किया था 52 युद्ध जीतकर, वो किसने किया था। और मालदेव के समय यानी 1532 से लेकर 62 तक उत्तर भारत में एक ही नाम गूंज रहा था, देवों के देव मालदेव राठौड़। तो हर साम्राज्य की रियासत के कुछ राजाओं का समय आया। जैसे बात करें 1509 से 1527 राणा सांगा का, सही है कि नहीं है। 1572 से 1597 महाराणा प्रताप का, सही है कि नहीं है। 1533 से लेकर 1568 राणा कुंभा का। वैसे ही 1532 से लेकर 1562 तक एक ही नाम गूंज रहा था, वो थे देवों के देव। पूरे हिंदुस्तान में केंद्र के अंदर जो शेरशाह सूरी बैठा होगा वो भी डरेगा किससे, मालदेव से। तो देखिए अभी अच्छे से बताते हैं। तो देखो अभी जो पिछला जो आरएएस का एग्जाम हुआ था, उस आरएएस प्री के एग्जाम के अंदर ये युद्ध पूछा गया आपके पाहेबा और साहेबा का युद्ध। तो याद रखना पाहेबा साहेबा का युद्ध जो हुआ फड़ौदी के पास हुआ। देखो मालदेव ने क्या किया था, आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया। वो इधर मैंने लिखाया ही है, नागौर जीत लिया, किससे, दौलत खां से। फिर नागौर से जब वापस आ रहे थे तो बीच में आया मेड़ता। मेड़ता के अंदर राठौड़ी था, वीरमदेव राठौड़ या वीरमदेव मेड़तिया, उसको पराजित किया और उससे जीत लिया मेड़ता प्लस अजमेर। अजमेर का पट्टा भी उससे ले लिया। फिर आए, अब जब वो नागौर गए तो नागौर का दौलत खां था, और दौलत खां जो था वो बहुत, याद रखना, बहुत ताकतवर था। तो मालदेव राठौड़ ने सोचा यार मैं दौलत खां को ठोकने जा रहा हूं, कहीं वो लिख लीजिए जल्दी से सर, रावचूड़ा का पालन पोषण आला बारट, बारट नहीं चारण, हाँ वही ने क्या ऐसी पढ़ाचाई तो सही कौन सा है सर। हाँ बिल्कुल सही, आला चारण बोल दो या आला बारट। बारट जो आते किस में आते, चारण में। तो सुनिए अच्छे से, अब सुनना सर, इनका विवाह, अरे मर जाओगे आगे मत दौड़ो, ठोकूंगा अभी, फटाक से ब्याह बता दो इनका, अभी विवाह भी बताएंगे। अब सुनिए अच्छे से। तो बच्चा लोग, वो नागौर का दौलत खां जो था ताकतवर था काफी। अब ताकतवर था तो मालदेव नए नए राजा बने थे, तो उन्होंने सिवाना के राजा डूंगर जी को फोन लगाया, कहा डूंगर जी आओ ना यार, थोड़ा चलते हैं, कौन से गौर, नागौर। तो याद करो मैंने सेवकी का युद्ध लिखाया, तुम्हें लिखाया था ना। उस सेवकी के युद्ध में गंगा और राव जेतसी और मालदेव गए थे। ये बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीते थे। डूंगर जी को इस बात का पता था, डूंगर जी को पता था। अब डूंगर जी से सहायता मांग रहा कौन, तो डूंगर जी ने कहा नागौर जाना, इसका मतलब अपनी मौत को बुलाना। डूंगर जी ने मालदेव जी को कहा मैं परगर पंचायती नहीं करता। मालदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। मालदेव जी अकेले गए, कहा अब या तो डू एंड डाई। गए और नागौर के दौलत खां को दे धमाधम फोड़ा, पराजित किया, जीत लिया।
अब नागौर का दौलत खां जो ताकतवर था उसको पराजित किया तो मालदेव की विजयी पताका चारों तरफ गूंजने लगी। मेड़ता के वीरमदेव को पता चल गया, मेड़ता के वीरमदेव को पता चल गया तो मेड़ता के वीरमदेव और मालदेव के बीच में 36 का आंकड़ा था। क्यों था? हाथी को लेकर। किसको लेकर? हाथी को लेकर इन दोनों के बीच में जिद हो रखी थी। अब जिद क्या हो रखी थी सुनना, पूरा ही बताता हूं तभी तुम्हें समझ में आएगा। देखो, एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? सेवकी का युद्ध। पहले तो बताओ ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ? राव गंगा वर्सेस। अब क्यों हुआ सुनो। देखो, राव गंगा का एक भाई था राव सेखा। क्या नाम था? अगर सही देखा जाए तो सुजा की मृत्यु के पश्चात अगर वास्तविक उत्तराधिकारी था मारवाड़ का तो वो कौन थे? पर बना किसको दिया? तो सेखा नाराज हो गया किससे? और उस समय ताकतवर कौन था? तो सेखा चला गया किसके पास? और दौलत खां के पास। उजड़ी हुई रियासत के लूटे हुए सुल्तान की तरफ से प्रणाम करूं, मर जाएगा। तू कौन से उजड़े चमन का फूल है रे? हाँ, आवाज नहीं, इधर देखो। अब सुनो अच्छे से। ओतरी तो राव सेखा अब बताओ किसके पास पहुंचा? दौलत खां के पास पहुंचा तो बिल्कुल दोनों मिल गए, ताकतवर हो गए। अब ये बात पता चली किसको? तो गंगा ने अपने बेटे कहा, कौन से देव को? मालदेव को कहा कि यार बेटा लफड़ा हो गया। का क्या लफड़ा हो गया? कि तेरे चाचा को शरण दी किसने? और दोनों मारवाड़ पर क्या करने की योजना बना रहे हैं? आक्रमण करने की योजना बना रहे। तो मालदेव ने कहा तो पिताजी चलिए ठोकने चलते हैं। तो कहा दोनों चले? तो कहा मेरा भरोसा मत करना, क्योंकि दौलत खां धुआंधार और हम दोस्त से कुछ नहीं होने वाला, और किसी को बुलाओ। तो बच्चा लोग बुलाया गया बीकानेर से राव जेतसी को। बोलो किसको? अरे बोलो। अब राव जेतसी आया, तीनों हो गए। कितने हो गए अब गंगा ने मालदेव को कहा अब तो ठीक है। तो कहा हाँ ठीक है चलो। तीनों गए किधर? नागौर की तरफ सेना लेकर। तब रास्ते के अंदर आपको पता हम मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो हम कहते हैं सुगन खोटे हुए भाई, नहीं चलेंगे। सही एक नहीं है। तो ऐसे ही मालदेव गंगा और राउत जेतसी मारवाड़ से बाहर निकले। मालदेव की दाई आंख फरूकने लगी, ऐसा बचीड़ बचीड़ फड़फड़ कर रही थी। तो मालदेव ने कहा पापा जूते खाएंगे, भविष्यवाणी हो रही है, यह देखो आंख को पकड़ू तो भी फड़फड़ कर रही है। तब बच्चा लोग कहा कि तो क्या करे? तो कहा एक काम करते हैं, पास में मेड़ता ही है। कौन सा अड़ता? मेड़ता से ले लेते हैं किसको? वीरमदेव को। कहा हाँ ये ठीक है। तो वीरमदेव राठौड़ को भी ले लिया। अब कितने हो गए रही? हाँ। अब गंगा ने कहा मालदेव को, कहा अब तो ठीक है। कहा आंख रुक तो नहीं रही है पर ठीक है। अब सुनो अच्छे से बच्चा लोग, दौलत खां के पास ऐसा क्या था जो इतना डर रहे थे? वो बिल्कुल ये बहुत ताकतवर था। अब ये चारों आए, इधर से युद्ध स्टार्ट किया दौलत खां और राव सेखा ने। कौन से गांव में युद्ध हुआ? इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा सेवकी का युद्ध। अब इस युद्ध में बच्चा लोग युद्ध प्रारंभ हुआ, विजय किसकी हो रही थी? बोलो। दौलत खां की। आराम से जीत रहा था। वो आप कहोगे साढ़े ये चार, और ये ऐसा क्या था? दौलत खां के पास एक जादुआई हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। कौन सा जोश? दरिया जोश हाथी था। दौलत खां कुछ नहीं कर रहा था, कमाल जो दिखा रहा था वो कौन दिखा रहा था?
दरिया जोश हाथी। इस दरिया जोश हाथी पे बैठा था कौन? सर रासो साहित्य ऑथराइज्ड होता है क्या? बिल्कुल ऑथराइज्ड होता है, तभी तो इनको पढ़ाया जाता है। अब सुनो अच्छे से। अब इस दरिया जोश हाथी पर कौन बैठा? दौलत खां। ज्यों ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो दौलत खां उस युद्ध में हाथी पर बैठकर सिर्फ कुछ नहीं करता, वो हाथी के टिपली लगाता, कान के पास टिपली लगाता। हाथी बेटा मालदेव या गंगा या राव जेतसी या दुश्मन बोल देते, दुश्मन की सेना के 10-15 सैनिक अपनी ठोंड में लपेटता और मैदान से सीधा बाहर। अब दौलत खां टिपली पर टिपली मारने लगा। अब बेटे सैनिक जाने लगे युद्ध मैदान से बाहर, जाने लगे कि तभी एक नजर पड़ गई दौलत खां के हाथी पर। किसकी? वीरमदेव की। वीरमदेव ने कहा वाह आई वांट, ये तो मुझे चाहिए। अब चलो वीरमदेव ने युद्ध को तो छोड़ दिया, पीछे पड़ गया किसके? हाथी नहीं, दौलत खां के। पहले दौलत खां हटेगा तभी तो हाथी मिलेगा। अफोर्ड बात तो सुनो, ढक्कन नया नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो सुनो, अब बच्चा लोग पीछे पड़ गया, तो अब बच्चा लोग दौलत खां आगे लड़ रहा था, आगे की तरफ ध्यान रख रहा था, और वो तो टिपली पे टिपली मार रहा था कि पीछे सा बछीड़ मारा किसने? दौलत खां आगे सीधा मुंह रेतूड़ में, रेत के अंदर गिर गया। अब उस हाथी पर जाकर बैठ गया कौन सा? देव। और हाथी को टॉप लगाया और एक तरफ लेकर चला गया। कहने का मतलब अब उसने कहा अब मैं प्रदर्शन दिखाएगा। अब उसने भी अपनी बाहें ऊपर की और क्या मारी? टपली। टपली मारी का हाथी ने उसी के सैनिक को पकड़कर फेंका। वीरमदेव ने कहा मरा दिया साला, ये तो कोई काम का ही नहीं। तो उसने कहा क्या करूं यार। उसने थोड़ी देर बाद और टिपली मारी, हाथी और उसी के सैनिकों को बाहर फेंक रहा था। वीरमदेव ने कहा ये तो मेरे ही सैनिकों का पाप काट रहा। तभी उसी समय वीरमदेव अपनी जेब में हाथ डालता है और मिंटो प्रेस निकालता है जो दिमाग की बत्ती जला दे। अब उसने मिंटो प्रेस खाई तो क्या जली? बत्ती। उसने कहा इधर टिपली मारा तो मेरे सैनिक, इधर मार के देखता। तो उसने पोजीशन चेंज की, इधर टिपली लगाई तो हाथी घूमा। अब दौलत खां के सैनिक बाहर। उसने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। अब सुनो धीरे धीरे, आप सुनते रहो बस। हालांकि ये युद्ध मुझे नहीं बताना चाहिए तो भी बता रहा, क्योंकि ये युद्ध पुराना हो गया, सेवकी का युद्ध। अब दौलत खां दबीड़ दबीड़ टपली मारने लगा और सैनिक बाहर जाने लगे किसके? और शेखा के। अब सैनिक जब हद से भी ज्यादा बाहर जाने लगे तो एक बार हाथी ने क्या किया था, 10-15 एक सैनिकों को लपेट के फेंका। वो जाकर पड़े मालदेव के ऊपर। मालदेव के ऊपर आकर पड़े। मालदेव ने कहा किधर से आए साले? मालदेव ने पीछे देखा तो वीरमदेव ने कहा सॉरी गलत थरो। तो मालदेव ने कहा कि क्या है? तो कहा रुको लाइव प्रदर्शन बताते हैं आप। क्या मारी? अब 10 सैनिक और फेंके। तो मालदेव ने कहा आई वांट, ये मुझे चाहिए। वीरमदेव ने कहा आजा। अब वीरमदेव हाथी लेकर भाग रहा, पीछे मालदेव के दे दे रे दे दे। अब ये दोनों चले गए, पीछे कौन? दौलत खां और शेखा ने कहा कॉन्सेंट्रेट करो। अब गंगा अकेला लड़ रहा। गंगा ने कहा ये सब मेरी तरफ कैसे आ रहा है? गंगा ने कहा देवों के देव मालदेव मर। अब मालदेव था ही नहीं वहां पर, मालदेव तो किसके पीछे भाग रहा था? अब बच्चा लोग शेखा तलवार लेकर मारने ही वाला था किसको? पर उसी समय पीछे से राव जेतसी आता है और शेखा के ऊपर क्या करता है? वार। और शेखा वहीं पर धराशायी।
अब शेखा जो था भाई था किसका, गंगा का। तो जब शेखा तड़प रहा था तो गंगा ने उसको अपनी गोद में लिया और युद्ध रुक गया। ज्यों ही शेखा घायल हुआ दौलत खां भाग गया और युद्ध रुक गया, तो बिल्कुल गंगा ने शेखा को अपनी गोद में लिया। तब शेखा ने कहा कि लड़ाई तेरी और मेरे पीठ पर वार किसने किया। तब वहां पर आया उनके सामने कौन, राउत जेत सिंह। तब राउत जेत सिंह को शेखा ने कहा, हम दो भाइयों की लड़ाई में तू बीच में क्यों आया। तब कहा कि देखो मुझे तो किसने बुलाया, राव गंगा ने बुलाया, तो मैं उन्होंने बुलाया तो मैं उनकी सहायता के लिए आया हूं। तो कहा कि गलत लोगों का साथ दिया तूने, जब ये अपने भाई के भी नहीं हुए तो तेरे क्या होंगे। मैं तुझे और तू मेरी बात याद रखना, आज जिस तरह इस युद्ध मैदान में मैं तड़प रहा हूं वैसे ही एक दिन तू भी तड़पेगा, और तड़पाने वाले कोई और नहीं यही राठौड़ होंगे जिसका तूने क्या दिया है, साथ दिया। ये मरते हुए बात कही शेखा ने किसको, राउत जेत सिंह को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये घटना कहाँ की है, किसके समय की, गंगा के समय की। अब देखो इधर ये मैंने क्या लिखाया, यानी मालदेव राठौड़ ने जब आसपास के सभी क्षेत्रों को विजित कर लिया था तो जीतने के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं बचा। मालदेव राठौड़ के दो सेना नायक थे, जेता और, वो मालदेव के पास आए। मालदेव ने कहा जाओ जाओ साम्राज्य विस्तार करो। तो बच्चा लोग जेता और कुपा ने कहा जीते तो क्या जीते, आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया। तो कहा क्या जीता बताओ। तो कहा नागौर जीत लिया, मेड़ता और अजमेर जीत लिया, सिवाना जीत लिया, जालोर जीत लिया, सब जीत लिए, अब किसको जीते। तो कहा बीकानेर जीत लिया। तब जेता और कुपा ने कहा राव जी बीकानेर में तो राठौड़ है और हमारे भाई है, तो राठौड़ों पर कैसे आक्रमण करें। तब मालदेव ने कहा साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य नीति में कोई किसी का भाई नहीं होता, जाओ अटैक करो किस पर, बीकानेर पर। और भेजा किसको, जेता और कुपा। अब जेता और कुपा गए बीकानेर की तरफ। तब ये बात पता चली किसको, राउत जेत सिंह को। तो राउत जेत सिंह ने अपना एक सेनापति था, एक मंत्री था कामराज नाम का, उसको भेजा, सॉरी नागराज नाम का, उसको भेजा कहाँ, शेरशाह सूरी के पास सहायता है तो। पर वो काफी लेट हो गया था। तब राउत जेत सिंह खुद सेना लेकर गए और अपने परिवार को छोड़ा सिरसा नामक स्थान पर, बिल्कुल सिरसा हरियाणा में। और इस युद्ध में पाहेबा और साहेबा नामक जगह पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए कौन, जब राउत जेत सिंह मर रहे थे तब उन्हें बात याद आई किसकी, राव शेखा की। तब राउत जेत सिंह ने कहा किनको, जेता और कुपा को कहा, जेता कुपा मालदेव को जाकर इतना सा कहना कि तुम्हारे चाचा शेखा ने बात जो कही वो सत्य साबित हुई, मैंने गलत लोगों का साथ दिया था। तो कहने का मतलब सही कहा था शेखा ने भी कि जब ये घर वालों का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, इनको अगर विस्तारित रूप से पढ़ना है तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा, पहले हासिल करो इस लक्ष्य को, एलडीसी को, और फिर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट चूज करो और फिर मिलो बढ़िया मोटे बैच में। वहां पर वेब सीरीजें चलेगी, वही सेव की फर्स्ट, सेव की हाथी की भी बहुत बड़ी कहानी है। हाथी मिला कि नहीं मिला, सही है कि नहीं है। तभी तो मैंने कहा ना अनबन हुई कि नहीं हुई थी। तो ये वेब सीरीज है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे वेब सीरीज नहीं, हमें कोर्स कंप्लीट करना है। छापो जल्दी से, ये लिख लिया ना, पाएबा साहिबा लिख लिया।
अब हेडिंग डालो, गिरी सुमेल का युद्ध। आवाज नहीं रे छोरिया और छोरे, आवाज नहीं, पहले फास्ट लिखो फिर अच्छे से समझाऊंगा। फटाक से लिखो, गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544। सीधा लिख लो, मालदेव राठौड़ वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। परिणाम में लिखोगे शेरशाह सूरी की विजय। ये गिरी सुमेल जो है कौन से रण में है? जेतारण। और जेतारण जो है पाली में। लिख लीजिए फटाक से। जल्दी से लिखिए। लिख लिया? अब पहले इसको हम गिरी सुमेल से रिलेटेड जो भी तथ्य है वो लिख लेते हैं और उसके बाद पूरी कहानी समझाता हूं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सर हो सके तो जीके के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप करवाइए, हमें अच्छे से समझ में आता है। सर हाथी का क्या हुआ? हाथी एक हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा हाथी कहानी में ट्विस्ट लाएगा और कुछ कुछ मैं ऐसी घटनाएं बताकर छोड़ूंगा जो तुम्हारे दिमाग को टेंशन देगा। और जब लक्ष्य हासिल हो जाए तो बिल्कुल बड़े बैच में आना, आकर कहना हाथी का क्या हुआ। चलिए सुनिए। अब सुनो, पहले लिखो महत्वपूर्ण बिंदु इस युद्ध से रिलेटेड। महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखोगे नंबर फर्स्ट पॉइंट, इस युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ, शेरशाह सूरी का साथ राजपुताना के, मारवाड़ लिख दो, मारवाड़ के निम्न राजाओं ने दिया। निम्न राजाओं ने दिया। फर्स्ट देखो, मेड़ता किससे छीना था? तो एक जानी दुश्मन बन गया था मालदेव राठौड़ का। कौन? विरमदेव राठौड़ मेड़ता का। और दूसरा राव जेतसी को किसने मारा था रे? मालदेव ने, यानी वही जेता कुपा। तो सुनना, जब राव जेतसी मारा गया तो राव जेतसी का बेटा था कल्याणमल राठौड़। कौन था? जब कल्याणमल को पता चला कि मेरे पिताजी पाहेबा के युद्ध में मारे गए, तब कल्याणमल ने कसम खाई कि मालदेव राठौड़, आज जैसे मैं अपने पिता के लिए तड़प रहा हूं और साम्राज्य से बाहर बैठा हूं, एक समय ऐसा लाऊंगा कि तू भी अपने साम्राज्य के लिए तड़पेगा। तो कितने दुश्मन बन गए थे। और दोनों ने गिरी सुमेल के समय साथ दिया किसका? लिख लो फटाक से, बीकानेर का कौन सा मल? कल्याणमल। फिर लिखोगे अगले पॉइंट में 4 जनवरी 1544 को मालदेव राठौड़ अपनी मुख्य सेना लेकर
गिरी से भागकर मारवाड़ आ गए। 5 जनवरी को 1544 को जेता व कुपा के नेतृत्व में क्या हुआ रे? युद्ध हुआ। जेता कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह की सैनिक सहायता, शेरशाह की सैनिक सहायता जलाल खां जलवानी ने की। शेरशाह का युद्ध विजय के पश्चात कथन, युद्ध विजय के पश्चात कथन क्या कहा था रे? बिल्कुल, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। लिख लीजिए फटाक से। जल्दी से लिखिए। रण क्षेत्र का आगाज। सर जी प्रश्न भी बता देना, इतिहास में कैसे प्रश्न पूछते, बिल्कुल बता दूंगा। लिख लिया ये? जल्दी से लिखो। अब इस युद्ध के दरमियान कुछ कंडीशंस भी बनी थी, और कंडीशंस के लिए क्या कंडीशंस बनी थी अभी बताते हैं। हुआ क्या था, मालदेव राठौड़ मारवाड़ के क्षेत्रों को जीतता जीतता पोखरण तक चला गया था। कौन से रण? पोखरण को पहले सातलमेर कहा जाता था। कौन सा मेर? हमने इसके पहले सातल देव पढ़ा ना। सातल देव ने क्या किया था, उस क्षेत्र को जीतकर उसका नाम सातलमेर रखा, जो जैसलमेर के अंदर। अब सातलमेर और आसपास के क्षेत्र को जीत लिया किसने? मालदेव ने, और पोखरण दुर्ग का भी निर्माण करवाया। अब पोखरण के आगे कौन सा मेर था? और जैसलमेर के राजा थे लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी को पता चल गया अगला टारगेट मैं हूं। तो दिन के समय में लूणकरण जी बैठे थे और कहीं खोए हुए थे, ऐसे सोच रहे थे। और हम भी कभी कभार ऐसे रूम के अंदर बैठे रहते हैं, कोई टेंशन रहती तो मन में कहीं खोए हुए रहते हैं, मन में करते हैं कहीं करूं कहीं नहीं करूं, फोन क्यों नहीं उठाया, कहीं रियो फोन बिजी क्यों आओ, तो सही एक नहीं है। हाँ, 2-3 बजे तक फोन करते हैं, बिजी ऑन अनदर कॉलर, फिर शाम को 3 बजे के बाद वापस फोन करते हैं तो द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली। दिमाग खराब। अब सुबह कब हो, सही एक नहीं है। अब पढ़, कभी इधर थाल खाए कभी उधर थाल खाए, फिर बैठ कर किताब भी हाथ में ले, पर दिमाग तो कहीं। अब ऐसे ही हुआ किसके साथ?
हाँ, लूणकरण जी के साथ। अरे हेलो सर जी, कहाँ हाल है भाई, बता कहाँ हाल है। हाँ हेलो। ओके, अब सुनो। अब देखो अच्छे से, बात हो रही है कौन से मेर की? जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर जो राजवंश था, भाटी राजवंश। और भाटी राजवंश के राजा थे लूणकरण भाटी। अब सुनो, मालदेव जी जीतते जीतते कौन से रण तक पहुंच गए थे? हाँ, पोखरण तक पहुंच गए थे। अब लूणकरण जी भाटी कहीं खोए हुए बेकी बेकी बातें कर रहे थे, तभी रानी सा आई खाना लेकर। रानी सा ने कहा कि ये खोए हुए ऐसे गली गली बातें कैसे कर रहे कि मैं मरने वाला हूँ, पतन होने वाला है, जैसलमेर तबाह होने वाला है। तो रानी सा ने सोचा कहीं आज दिन में ही, तो बिल्कुल पास में आई और ऐसे सूंगा तो का है तो एकदम सही, तो बिल्कुल ऐसे हिलाया। किनको? बोलो। मालदेव सॉरी लूणकरण जी को। कहा कि कहाँ खोए हुए, क्या ये बड़बड़ा रहे हो, गेली गेली बातें कर रहे हो? तो कहा गेली 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 बातें नहीं कर, सुन लो रे, फिर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, फिर छपाऊंगा भी। छपाऊं? नहीं छपाऊं? हाँ तो याद रखना, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। आप दब कर रहोगे मेरे से, अगर बोलने की कोशिश करोगे तो छपाऊंगा, और अगर समझना है तो चुपचाप बैठे रहो। तो कहा कैसी गली गली बातें करो? तो लूणकरण जी की पत्नी ने कहा गली गली बातें नहीं कर रहा हूं, ये सही है। तो कहा क्या सही है बताओ? तो कहा कि मुझे मेरा भविष्य दिखाई दे रहा है, और भविष्य जो है पोखरण तक आ गया है। तो कहा क्या कहना क्या चाहते हो? तो कहा मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ के परगनों को जीतता जीतता कौन से मेर की तरफ आ रहा है? जैसलमेर की तरफ आ रहा है। तब कहा सर जी मारवाड़ी बताओ। मारवाड़ी में बताता था, पर देखो काफी बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है वागड़ प्रदेश के हैं, शेखावटी के हैं, तुम्हारे में नहीं है, ऑनलाइन बैठे बेचारे। तो सभी का सोचो, समानता का अधिकार। तुम्हें तो तगड़ा वाला समझ में आएगा, पर उनको वो हंसेंगे, पर समझ में नहीं आएगा। तो सुनो, अब बिल्कुल। तो कहा कि मालदेव जो है पोखरण तक आ गया, और उसका अगला टारगेट कौन सा है? जैसलमेर का है। तो कहा कि क्या करे? तो लूणकरण जी का अब तो एक ही उपाय है। कहा क्या? सर आप ब्लैक मेल कर रहे हो? मैं सिर्फ मेल नहीं कर रहा हूं, ब्लैक कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या है, धमकी के साथ पढ़ा रहा हूं, योद्धा हूं। सही एक नहीं है? अब सुनो अच्छे से। अरे हर सब्जेक्ट, हर सॉरी हर बैच में यही चलता है। अब सुनो अच्छे से। तो देखो लूणकरण जी ने कहा अब एक ही ऑप्शन बचा है। रानी सा को कहा कि क्या? कि हमारे दो पुत्रियां हैं, एक तो कौन सी दे, और एक कौन सी? धीरबाई। तो धीरबाई का तो आपको पता ही है, उदय सिंह जी, बिल्कुल। और ये कौन सी दे? तो लूणकरण जी ने कहा क्यों नहीं, उमा दे को शादी कर दे। किसके साथ? तब रानी ने कहा देखो आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लेना। तो कहा ओके। अब बच्चा लोग, लूणकरण जी ने बिल्कुल नारियल भेजा। किसके लिए? मालदेव जी ने कहा बिल्कुल शादी तो कहा, धोख नारियल को धोख दोगे कि धोख दो? अरे नारियल भेजा है, नारियल भेजा। तो कहा बिल्कुल हम शादी के लिए, अब शादी के लिए तैयार हो गए बच्चा लोग। और बिल्कुल तय तारीख के दिन बिल्कुल मालदेव जी डीजे हिजे लेकर गए। कौन से मेर? जैसलमेर। जैसलमेर के जो धोरे थे वो भी नाचने लगे, आराम से आराम से। अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, ये हिस्ट्री है तो रण क्षेत्र का आगाज होता रहेगा। तो सुनिए, अब जैसलमेर के धोरों के अंदर डीजे बज रहा था, गाना चल रहा था, धोरा माते झूपड़ी, और झूपड़ियां हाँ हिल रही थी। तो बिल्कुल बच्चा लोग अब आए, इनको बंद कर दो,
हाँ छो गर्मी लगती, हाँ बिल्कुल बंद कर दो। अब सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग बिल्कुल अब जैसलमेर की तरफ गए 23 तारीख के दिन मालदेव जी, मतलब अब पहले तो, अब तो क्या बच्चा लोग फॉर्चूनर फॉर्चूनर आ गई, एक घंटे 1.5 घंटे में बारात पहुंच जाती। पहले क्या होता था, काफी समय लगता था, बारातों को 4-4 दिन तक रोका भी जाता था, स्टे किया जाता था। आज तो सिर्फ नाश्ता कराया, यात्रियों को बारातियों को कहेंगे फटाक से गिटो खाना, और कहेंगे वापस इनको बस में टिका के रवाना करो, क्योंकि हमारे लक्कड़ नहीं है। हम वहां जाते कुछ न कुछ छाप छोड़ के आते हैं, सही एक नहीं है। और भी कुछ नहीं होगा तो टेंट वाले वो गुदड़े पड़े होंगे ना, उन पे नाम लिख के आएंगे और कांटेक्ट नंबर लिख के आएंगे। अब वो संपर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, धीरे धीरे संपर्क करेगा कौन, टेंट वाला, कि भाई ये मेरे हैं गुदड़े, तूने अपने नंबर चिपका दिए। तो सुनो, ऐसे ही पहले क्या होता था, सुन लो अब आवाज नहीं। तो बिल्कुल मालदेव जी भी गए, तो उधर 1-2 दिन पहले निकल गए। अब उधर बड़ी बंदोली थी, किधर, जैसलमेर की तरफ, उमादे की। तो बिल्कुल उमादे ने अपने पिता लूणकरण जी को कहा, पिताजी एक चीज मांगती हूँ, वचन दीजिए कि मुझे दोगे। तो लूणकरण जी ने कहा, यार जैसलमेर का राजा हूँ, मेरी बेटी की कल शादी हो जाएगी, वो मेरे से अगर कुछ मांग रही है तो बिल्कुल मुझे देना है। तो कहा बेटा बिल्कुल मांगो, क्या चाहिए, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब दूंगा। तब कहा पिताजी नहीं चाहिए, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, हाँ मर जाएगा अभी, मित्र है, मेरी सहेली है, दासी है, मली ही मली, भारमली। कौन सी मली, ये भारमली 2 है। ऐसे नहीं कि सर वो भारमली ये भारमली एक ही, क्या नहीं, ये अलग है। तो हाँ बिल्कुल हो गया भाई, कंप्लीट हो गया तेरे। तो सुनो, अब बच्चा लोग, भारमली अच्छी सहेली थी, मतलब ध्यान रखती थी किसका, उमादे का। तो बिल्कुल भारमली को के बारे में कहा, पिताजी को कहा कि शादी होने के पश्चात मैं साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, कौन सी मली को, ताकि ये मेरा अच्छे से ध्यान रखे। तो लूणकरण जी ने कहा, गेली हाँ ऐसी 100-201 ले जा। अच्छा हुआ भारमली को एक कोई लेकर आई, कंप्लीट ना। हाँ, अब बच्चा लोग भारमली को बिल्कुल कहा कि ले जाना। अब बिल्कुल शादी हुई और बिल्कुल मालदेव जी भारमली, और भारमली के साथ कौन, उमादे, भारमली उमादे के साथ आएगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब आए मेहरानगढ़ के बाहर, मंत्री सैनिक सब खड़े, जिनका मतलब जो स्वागत करेंगे, किनका, मालदेव जी का। बिल्कुल गाना चल रहा था, बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब और महबूबा दोनों आए हैं। फूल बरसाए जा रहे थे। एक मंत्री खड़ा खड़ा हंस रहा था ऐसा मालदेव जी पर, फूल बरसा। तो मालदेव जी पास में आए, मालदेव जी ने कहा क्या, तो कहा जोड़ी बहुत शानदार है, पार्टी होनी चाहिए। तो मालदेव जी ने कहा एक बार वापस क्या, जोड़ी कैसी है, तो कहा जबरदस्त, जेठालाल वाली। जेठालाल भी कहता है ना कि बब्यता जी आज तो जबरदस्त लग रहे हो, वैसे ही। तो बिल्कुल कहा बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। तो मालदेव ने कहा बिल्कुल आज शाम को पार्टी, ऑल नाइट पार्टी होगी, हम मंत्रियों की सेना नायक की। अब आवाज नहीं, सुन लो पहले और कान खुल के सुन लेना। इस मैटर के बारे में पहले स्पष्ट कह रहा हूं, क्लास के अंदर कोई भी चर्चा नहीं करेगा। और अगर किसी ने क्लास में इस मैटर पर चर्चा करने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे कुछ गुप्तचर आपके बीच में बैठे हैं। वो गुप्तचर आकर बोल देंगे, राणा जी फलाना गद्दार इस टॉपिक के बारे में क्या कर रहा था, चर्चा कर रहा था। तो याद रखना मैं गोपनीय अभियान करूंगा और सीधा रेस्टिकेटेड, स्पष्ट कह रहा हूं। अगर इतिहास में देखो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो चाहकर भी नहीं बता सकते पर बतानी पड़ती।
अब अच्छा लोग, बिल्कुल मालदेव जी अपने मंत्री और सेना नायकों के साथ पार्टी, मतलब वही दरबार में थे, नाच गान चल रहा था, मालदेव जी उधर थे, एक तरफ उमा दे बैठी थी। उमा दे के पास कौन थी? भारमली थी। अब वो उमा दे बैठी बैठी इंतजार कर रही थी। 11 बज गई, 11:30 हो गई, 11:35 हो गए, 12:45 नहीं हुई थी। तभी भारमली ने बोला, किसको? उमा दे को। और उमा दे ने भी भारमली को कहा, अभी तक राव जी आए नहीं है, उनको मेरे पास होना चाहिए। तो कहा मैं बुला कर लाऊं? तो कहा बिल्कुल तू जा। तो कहा जाता है बच्चा लोग, मालदेव ने वो रात किसके साथ बिता दी? भारमली के साथ बिता दी। और ये बात जब उमा दे को पता चली तो उमा दे उसी रात को मालदेव से रूठ गई और आजीवन रूठी रही। इसी कारण उमा दे को इतिहास में कहा गया रूठी रानी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बात इधर पता चली किसको? क्या पाप काट दिया किसने? भारमली ने। तो लूणकरण किसको मारने की योजना बनाने लगे? मालदेव राठौड़ को मारने की योजना बनाने लगे बच्चा लोग। तब लूणकरण की जो रानी थी उसने सोचा कि अगर कहीं लूणकरण जी ने गुस्से में आकर कहीं मार दिया किसको, तो मेरी छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बच्चा लोग, पहले मैंने आपको कहा बहु विवाह प्रथा होती थी, दासियां खूब सारी होती थी। तो अब जो मालदेव जी की जो सासू माँ थी उसने राघव देव या ईश्वरदास करके किसी एक सेनापति को भेजा और कहा कि जाकर सावधान करो किसको? मालदेव को, कि तुम्हारे ससुर जी कभी भी तुम्हें टपका सकता है। अब वो सेनापति आया और सावधान किया किसको? मालदेव को। तो मालदेव को और गुस्सा आया, किस पर? लूणकरण पर, और साथ ही साथ उमादे पर। तब उमादे को पकड़ा मालदेव ने और छोड़ दिया कौन से गढ़ में? तारागढ़ में। और तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। और लगभग उमादे ने अपना संपूर्ण जीवन यापन कौन से गढ़ में किया? अब सुनो, तारागढ़ अजमेर में कौन है? और उस समय शेरशाह सूरी सेना लेकर आया कौन से वाड़ की तरफ? मारवाड़ की तरफ। अब अच्छा लोग, लेकर आया सेना। तब मालदेव को पता चली बात कि बिल्कुल सेना आ रही है। और मालदेव ने कहा अगर दुश्मन को पता चल गया तो देखो, यह है हमारा कौन सा थान? राजस्थान। ये राजस्थान। अब राजस्थान में यहां है कौन सा मेर? और यहां पर है मारवाड़ यानी जोधपुर। अब सेना दिल्ली की तरफ से आएगी तो बिल्कुल बच्चा लोग पहले क्या आएगा? अजमेर। तो मालदेव ने कहा अपने एक दरबारी कवि ईश्वरदास बारट को, ईश्वरदास बारट को कहा कि ईश्वरदास आप जाओ मेर ही मेर, अजमेर तारागढ़ जाओ और लेकर आओ किसको? और उमादे को कहना कि उधर दुश्मन की सेना आ रही है और दुश्मनों को अगर पता चल गया आपके बारे में तो वो आपको कैद कर लेंगे और हम बिना लड़े ही हार जाएंगे। तो ईश्वरदास बारट को कहा तुम जाओ और मना कर लेकर आओ। तो ईश्वरदास बारट ने कहा जी राव जी मैं जाता हूं। अब ईश्वरदास बारट आया कौन से गढ़? तारागढ़ आया और उमादे को पूरी बात बताई कि दुश्मनों की सेना शेरशाह सूरी की सेना आ रही है और आपको बुलाया है कहाँ? मेहरानगढ़। तब बच्चा लोग उमादे ने क्या कहा सुनना। अभी देखो सन क्या चल रहा है? 1543, मतलब दिसंबर 1543 सेना आ रही थी। और याद करो 1534 और 35 चित्तौड़ का कितवा शाखा? दूसरा शाखा। और जौहर किसने किया था? कर्मा। अब सुनना उमादे ने जो कहा अब तुम्हें समझ में आएगा। ईश्वरदास बारट ने मारवाड़ चलने की बात कही तब उमादे ने कहा ईश्वरदास जाकर अपने राव को कह देना कि मैं कोई रानी कर्मावती नहीं जो क्या कर लूंगी?
जौहर कर लूंगी। और रही बात दुश्मन की सेना आ रही है, तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर जितने भी उपस्थित सैनिक है, राव को जाकर कह देना कि तारागढ़ से पहले दुश्मनों का अगर सामना होगा तो उमादेश से होगा। यहां से ही सेना का नेतृत्व मैं करूंगी और दुश्मनों को मौत के घाट उतारूंगी। फिर भी अगर दुश्मन बच जाए, बची कुची सेना बच जाए, तो तुम्हारे राव को कहना कि आकर समाप्त कर दे। अब यह बात सुनी किसने? ध्वजने लगा। ईश्वरदास ने कहा कि रानी हो तो ऐसी। बिल्कुल सही है बच्चा लोग। मतलब अपने पति से रूठी थी, पर अपना जो कर्तव्य था वो भूली नहीं थी। अब ईश्वरदास बारट ने वापस कल्टी मारी और कल्टी मारकर भागकर आया कौन से वार्ड? किसके पास? मालदेव के पास आया और मालदेव को आकर कहा कि मालदेव जी ने कहा क्या हुआ ईश्वरदास? तब ईश्वरदास ने कहा राव जी रानी हो तो ऐसी। मालदेव ने कहा बेटा टेढ़ मार रहा है, क्योंकि मालदेव जी को ऐसी बात अभी तक पता नहीं थी। तो बिल्कुल कहा कि क्या बोल रहा है ईश्वरदास? सब हंस रहे हैं ऐसी। तो कहा कि हुआ क्या, बात बताओ पूरी। तो ईश्वरदास बारट ने पूरी बात बताई कि रानी ने कहा है कि वहां से युद्ध का नेतृत्व मैं। मालदेव ने को जो पता चली बात, तो मालदेव जी भी खुश हुए। किससे? उमादेश से। तब मालदेव ने कहा हम राठौड़ वंशीय है, और राठौड़ वंशी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राव के होते हुए रानियां दुश्मनों से मुकाबला करे। हम उमादे का सम्मान करते हैं, पर ईश्वरदास तुम वापस जाओ और उमादे को कहो कि बिल्कुल तुम युद्ध का नेतृत्व करोगे, पर तारागढ़ से नहीं, मेहरानगढ़ से करोगे, और तारागढ़ से युद्ध का नेतृत्व हम करेंगे। अगर हम लड़ते हुए मारे जाए तो आप पीछे से बच्चे कुछ सैनिकों को मौत के घाट उतार देना। ईश्वरदास वापस दौड़ा आया कौन से मेर, और उमादे को पूरी बात बताई। तब उमादे ने कहा कोई बात नहीं, नेतृत्व चाहे मुझे तारागढ़ से करना हो चाहे मेहरानगढ़ से करना हो, मैं नेतृत्व करूंगी, मैं चलने को तैयार हूं। अब बच्चा लोग तारागढ़ से रवाना हुई, बोलो कौन सी दे लेकर कौन आ रहा था? अब इधर मारवाड़ के अंदर जनाना महल में दूसरी रानियों को पता चल गया। दूसरी को तो क्या है, एक थी चमगादड़ की तरह घर भंगाने वाली, उसको पता चला कि मेहरानगढ़ मारवाड़ आ रही है कौन, और उमादे आ गई तो हमारे पत्ते कट, राव जी हमें भाव नहीं देंगे। तो रानियां सब ऐसे बैठी थी। एक दिन रानियों ने कहा कि आज खाना हम बनाते हैं, बढ़िया हल्दी की सब्जी। तो बिल्कुल किचन के अंदर सभी रानियां ऐसे इकट्ठा हो रखी थी। एक हल्दी को ऐसे पीस रही थी, एक लहसुन कूट रही थी, एक धनिया काट रही थी। जिसको पता था वो ठीकरे धो रही थी। अब वो ठीकरे जोर जोर से धो रही थी। तो दूसरी रानियों ने कहा क्या हुआ, आज दिमाग खराब क्यों है? तो कहा टेंशन मत लो, मैं हमेशा के लिए ठीकरे दूंगी। दूसरी को कहा तू ऐसे ही लहसुन कूटेगी। तो कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो सब रानियां इकट्ठा हुई, कहा कि आ रही है कौन, और उमादे आ गई तो हमारा इस दरबार में दबदबा नहीं होगा। तो बच्चा लोग कहा ये बात कही, तो दूसरी रानियों ने कहा अब तो आप ही घर तोड़ाने वाली हो, आप ही कोई दिमाग लगाओ। तो बच्चा लोग सभी रानियों ने उसको कहा, तो उस रानी ने कहा एक आदमी है जो उमादे को आने से रोक सकता। कहा कौन? तो कहा इसी या ईश्वरदास बारट का रिश्तेदार आशा बारट। तो रानियों ने कहा बुलाओ जल्दी से। तो बिल्कुल दूसरी रानियों ने बुलाया, किसको रे? आशा बारट को। अब आशा बारट को बुलाया, आशा बारट
को कहा, रानियों ने कहा कि आशा एक काम दे रहे है, अगर काम में सफल हो गया तो खूब सारा खजाना मिलेगा। तब आशा ने कहा नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा पिछला वाला भी पेमेंट बाकी पड़ा है, रूल्स चेंज कर दिए, पहले कैश फोन पे अकाउंट पैसे डालो फिर काम होगा। तो बिल्कुल रानियों ने कहा तू जितना खजाना मांगता है उससे 2 गुना देते। तो कहा बिल्कुल, अब काम बताओ। तो कहा उमा देखो लेकर आ रहे कौन, तुम्हें जाकर रोकना है किसको? उमा देखो, उमा दे मारवाड़ आनी। आशा बारट ने कहा ये तो दाहिने हाथ का। अब आशा बारट बिल्कुल घोड़ा लेकर गया, तब तक उमा दे और ईश्वर दास आ गए थे। साणा ही साणा कोषाणा गांव। कौन सा गांव? कोषाणा गांव। हाँ, 22/22, ठीक है। अब कोषाणा गांव में आ गए थे तो बच्चा लोग बिल्कुल कोषाणा गांव में आए। उधर से आया कौन? आशा बारट। ईश्वरदास ने आशा को देखा तो कहा भाई तू यहां? तो कहा बिल्कुल मैं आपको लेने के लिए आया। अब ईश्वरदास बारट थोड़ा उमादय से दूर गया तो आशा बारट ने उमादय को कहा रानी सा, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात कहना चाहता हूं। कहा क्या? कहा कि कहां जा रहे हो तुम? तो कहा मारवाड़ जा रही हूं, राव जी ने मुझे बुलाया है। तो कहा वही मारवाड़ जहां आपके आत्मस्वाभिमान पर ठेस पहुंची थी। तो उमादे ने कहा कहना क्या चाहते हो? तब आशा बारट ने एक दोहा सुनाया, मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, 2 गयंद न बंद ही एकण खंबे ठाण। इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके पति, आपके पिया आपका मान सम्मान करे तो बेझिझक तुम उसके पास जाओ, वरना मत जाओ। और उसके बावजूद भी अगर जाते हो तो गांव के एक बाड़े के अंदर जैसे एक ही खुट्टे पर 2 गायें बांधी जाती है जो कभी भी चारा खा नहीं सकती, ऐसी स्थिति हो जाएगी। मतलब तुम्हें कोई भी आत्म सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यह बात कही तब उमादे का आत्म स्वाभिमान जाग उठा और उमादे ने कहा मैं नहीं जाऊंगी मारवाड़। अब बच्चा लोग, उमादे का आत्म स्वाभिमान तो जाग उठा, पर आत्म स्वाभिमान में वो ये नहीं चाहती थी कि मैं अगर तारागढ़ जाऊं तो मेरे पति, मेरे राव हार जाएंगे। सही है कि नहीं है? तो उमादे ने कहा ना तो मैं मारवाड़ जाऊंगी ना मैं तारागढ़ जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने राव को हराना नहीं चाहती। मैं जाऊंगी अपने पुत्र के पास। किसके पास? अपने पुत्र के पास। ये अपने पुत्र के पास चली गई। किसके पास चली गई रे? पुत्र के पास। क्या कोई सवाल है क्या? अरे बोलो, सवाल है क्या? हाँ, ये सवाल सभी का है या एक ही बंदे का? तो बोला क्यों नहीं? बोलो, सवाल है या नहीं है? क्या है सवाल? हाँ, सुनो अब सुन लो, पहले चुप रहो। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? मैं खुद ही पता लगा लेता हूं कि बच्चों को हिस्ट्री समझ में आ रही है या। आज घर पे जाकर आराम से सोऊंगा कि एलडीसी के बच्चे हिस्ट्री समझ ही नहीं रहे हैं, दूरबीन लगाकर देख रहे हैं। बच्चा सही है कि नहीं है? बिल्कुल। ये सवाल उठते ही तो पता चल गया कि भाई आपको हिस्ट्री 100 गुना समझ में आ रही। यहां पर मैंने खेला है। पुत्र तो था, पर ये दत्तक पुत्र था। कौन सा पुत्र? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब वही कोई दूसरी रानी का, मालदेव की दूसरी रानी का जो पुत्र था, वो भी मारवाड़ छोड़कर कहीं रह रहा था, तो कहा मैं उसके पास चली जाऊंगी। और ये दत्तक पुत्र जो था राम सिंह था। कौन सा सिंह? और ये राम सिंह उस समय रह रहा था गुंदोज ऑब्लिक करके गुर्रोज में, जो सोजत के आसपास था। यहां चली गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
और बाद में वही गिरी सुमेल युद्ध मैंने आपको पूरा बता। सर जी ये ईश्वरदास बारट हाला जालारी कुंडलिया वाला वही है, कंप्लीट ना। अब सुन लीजिए अच्छे से। तो ये पूरी चीजें हो गई। अब उमा देखो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे पूरे परिचय के साथ, और गिरी सुमेल तो मैंने आपको बताया ही। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब लिखो फटाक से, गिरी सुमेल में ही लिखना। गिरी सुमेल युद्ध विजय के पश्चात, युद्ध विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने मारवाड़ का कार्यभार किसको सौंपा था रे? खवास खां को सौंपा। किसको सौंपा? खवास खां को सौंपा। तथा मेहरानगढ़ दुर्ग में सूरी मस्जिद बनवाई। कौन सी मस्जिद? सूरी मस्जिद बनवाई। लिख लीजिए फटाक से। फिर लिखोगे 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या हो गई रे? मृत्यु हो गई। रेत के धोरों में क्या? शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब मालदेव राठौड़ ने पुनः मारवाड़ पर क्या कर लिया रे? बिल्कुल अधिकार कर लिया। लिख लीजिए फटाक से। लिखिए फटाक से। अगले पॉइंट में लिखोगे, सीधा युद्ध लिखा रहा हूं मैं, हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? और ये हुआ था 1557 के अंदर। लिखोगे हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ था, राव मालदेव राठौड़ वर्सेस हाँ कौन सा सिंह? उदय सिंह द्वितीय। कहाँ के? मेवाड़ वाले। और मालदेव राठौड़ की तरफ से साथ दिया था हाजी खां पठान ने। लिख लोगे परिणाम, मारवाड़ व अजमेर की सेना की विजय। लिख लीजिए फटाक से। हाँ सर, गिरी सुमेल युद्ध में राणा उदय सिंह ने मालदेव की हेल्प नहीं की क्या? उदय सिंह तो मालदेव को फॉलो करता था। बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि कुछ और कारण थे, और कारण बहुत बड़ा था जो यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि कहानी और स्टार्ट हो जाएगी। और क्यों नहीं की, ये रीजन पड़ा तुम्हारे सामने। युद्ध जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है? उदय सिंह के साथ। और इसके पीछे कारण था हाजी खां पठान की प्रेमिका रंग राय। कौन सी राय? और एक कारण था जेत्र सिंह की एक पुत्री थी जिसकी सगाई हो रखी थी उदय सिंह के साथ, पर उससे विवाह करना चाहता था मालदेव।
कंप्लीट ना। तो बहुत कहानियां हैं, कहानियों को अगर अच्छे से सुनना चाहते हो तो बिल्कुल आपको अच्छे से बीच में मिलना पड़ेगा। मंडोर को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, याद रखना, मंडोर को राजधानी जो सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से जो बनाया वो रावचूड़ा नहीं बनाया। और पहले इसके बनी है तो बिल्कुल कुछ समय के लिए बनी और वापस उस पर अधिकार हो गया इंदा शाखा के गुज्जर प्रत्यारों का। प्रत्यक्ष रूप से जो बनाई वो किसने बनाई, रावचूड़ा ने। जल्दी से लिख लीजिए, लिखिए फटाक से। लिख लिया ना, हाँ जी, लिख लिया। चलो आगे बढ़ो, अगले पॉइंट में अच्छे से देखिए। अब सुनो, 1559 तक सॉरी 1557 तक पहुंच चुके हैं। 1559 में अंतिम अभियान होगा किसका, मालदेव का। किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। और अकबर के विरुद्ध जेतारण के अंदर ही युद्ध होगा पर्टिकुलरली, और उसमें मालदेव की क्या होगी, हार होगी। और फिर 7 नवंबर 1562 को मालदेव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के पश्चात फिर आगे बात बताएंगे। तो लिख लो, अंतिम अभियान, अंतिम अभियान। और अंतिम अभियान जो था कौन सा, जेतारण का युद्ध। जेतारण मैंने तुम्हें बता दिया कहां था, मालदेव राठौड़। ये 1559 से 62 के बीच में, एग्जिट सन नहीं दे रखा है तो आप सिर्फ इतना ही लिख लो, जेतारण का युद्ध। मालदेव राठौड़ वर्सेस अकबर। लिख लो, परिणाम किसकी विजय हुई, अकबर की विजय। कौन कह रहा है, किसको गर्मी लग रही है साला, हाई गर्मी। अकबर की विजय। अब नोट लगाकर लिखो, 7 नवंबर, आवाज मत करो रे, 7 नवंबर 1562 को मालदेव की क्या हुई रे, मृत्यु हुई। फिर लिखोगे बढ़िया, विद्वानों द्वारा मालदेव की तुलना, विद्वानों द्वारा मालदेव की तुलना। फटाक से लिखिए। हाँ बिल्कुल, हरमाड़ा जो आपके अजमेर और जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र में है वही है हरमाड़ा। ये लो, लोकेश मर जाएगा तो सर मालदेव ने कितने विवाह किए, क्या बात है। अब ऐसे सवाल पूछेगा क्या। और रही बात, उस समय पंजीयन अधिकारी मैं नहीं था, वरना बिल्कुल पंजीकरण करता। याद रखना, मालदेव के जो विवाह बताए जाते हैं, खूब सारे विवाह बताए जाते हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कितने विवाह किए। लिख लो फटाक से। यहाँ क्या कर रहे हो सेनापति जी, ये हमारे विश्वस्त सेनापति है। इन सेनापति का नाम है गोरा, बिल्कुल गोरा। हाँ जी, सुनो मेरी बात सुन लो। मैंने इस उत्कर्ष के अंदर सबसे रिस्पॉन्सिबल अगर स्टाफ में देखा है तो बिल्कुल सुरेंद्र जी को देखा है। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए सुरेंद्र के लिए। और जो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सुनो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो क्लासेस देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, हमारे बादल की वजह से देख रहे हैं। तो बिल्कुल बादल के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। हाँ अच्छा, 2 है क्या, कोई बात नहीं, एक हमारा गोपनीय गुप्तचर है बस। अब आवाज नहीं, ये किधर से निकल रहा है, कोई बात नहीं, चलो आवाज नहीं।
आवाज नहीं, अब देखो बोर्ड की तरफ। अब चलिए, आवाज नहीं, अब फटाक से तुलना जो की गई वो लिखिए फटाक से। तुलना में सबसे पहले लिखो फारसी इतिहासकारों ने, कौन से इतिहासकार? फारसी इतिहासकार। फारसी इतिहासकारों ने कहा था हशमत वाला शासक। अब ये जो हशमत शब्द है ना, याद रखना ये फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है सबसे बड़ा योद्धा। अगले पॉइंट में लिखोगे सीधा बदायूनी खां। कौन सा? बदायूनी खां। और बदायूनी खां ने कहा था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरुषार्थी राजकुमार। फिर लिखोगे रिश्ता ही रिश्ता। कौन सा रिश्ता? फरिश्ता। क्या कहा था रे फरिश्ता ने? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा। और फिर लिखोगे फजल ही फजल। कौन सा फजल? और अब्बुल फजल ने कहा था हिंदुस्तान के शक्तिशाली राजाओं में से एक। कंप्लीट ना। अब देखो सभी का लगभग सिमिलर है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। अब नोट लगाकर लिखो फटाक से। मालदेव को 52 युद्धों के क्या कहा गया? विजेता कहा गया। 52 युद्धों के विजेता कहा गया। फटाक से लिख लीजिए। नहीं, ये चारणों द्वारा कहा गया। सिर्फ समकालीन जो हमारे राजस्थान के जो विद्वान थे ना, और ये कहा नहीं गया, ये समझ लो उपमा दी गई, क्योंकि इन्होंने टोटल कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध। तो इनको कहा गया 52 युद्धों के विजेता। मुगलों की तरफ से 52 युद्धों में भाग लेने वाला कौन था? तो याद रखना गजय सिंह। कौन से सिंह? गजय सिंह जी। फटाक से लिखिए। उपाध्याय तो है, फिर ये क्या है? बड़ी बड़ी उपाध्याय तो है। तुलना बोल दो या उपाध्याय बोल दो। अब सुनिए अच्छे से। अब मालदेव से रिलेटेड एक ही पॉइंट बचा है, आवाज नहीं। वो पॉइंट बचा है उमादे का। किसका? और मैंने आपको कहा कि उमादे को कहीं बीच में तो लिख नहीं सकते, सबसे लास्ट में बढ़िया लिखो उमादे। कौन सी दे? उमादे। उमादे। और उमादे के अंदर पहला पॉइंट लिखोगे जैसलमेर के राजा लूणकरण। बोल क्यों रहे हो पीछे? एक लात पड़ी तो साला सीधे बाहर, खिड़कियां टूट। बंद करो ये। तुम बेटे गजब हो। बंद कर दो अब, बिल्कुल ही चालू मत करना। जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की क्या थी? पुत्री। आवाज नहीं रहा, अब लिख लो। फास्ट लिखो, मैं अभी अगला पेज ले लूंगा। फिर लिखोगे इनका विवाह
मारवाड़ के राजा मालदेव राठौड़ के साथ हुआ। मालदेव राठौड़ के साथ हुआ। अगले पॉइंट में लिखोगे नोट लगाकर, यह शादी की पहली रात को मालदेव से रूठ गई तथा आजीवन रूठी रही। इस कारण इतिहास में इन्हें कौन सी रानी? रूठी रानी कहा गया। जीवन यापन कहां पर किया था? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। मालदेव ने मनाने हेतु किसको भेजा? मनाने हेतु ईश्वरदास बारट को भेजा। रानियों ने किसको भेजा था रे? हाँ, रानियों ने उमा दे को रोकने हेतु आशा बारट को भेजा। लिख लीजिए फटाक से। लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी लिखो। हाँ सर जी, राव जोधा ने जोधपुर को भी राजधानी बनाया। याद रखना, आप सीधा कर्म याद कर लो। सबसे पहले पाली, फिर खेड़, फिर मंडोर और फिर जोधपुर। जोधपुर के बाद कहीं नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, लूणकरण भाटी इसी के समय अर्ध शाखा होगा जैसलमेर का। वहां पर केसरिया तो होगा किंतु जौहर नहीं होगा। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसे दी गई और सबसे पहले किसने दी? वाह, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है बच्चा लोग। अब ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो याद रखना, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी सांबर के चौहान शासक सिंह राज ने। किसने? सिंह राज ने। कंप्लीट ना, समय के अकॉर्डिंग देखे तो कंप्लीट, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ये लिख लिया। अब आगे लिखो। आशा बारट ने उमा देखो कोषाणा गांव के समीप रोका। और इस कोषाणा गांव का पहले भी जिक्र हो रखा है। सीधा लिख लो, कौन सा पुर? पिपाड़, जोधपुर समीप रोका। फिर लिखोगे सीधा नोट लगाकर, मालदेव की मृत्यु के पश्चात उमा दे
पगड़ी के साथ केलवा में क्या हुई? सती हुई। इतिहासकारों ने उमादे को महासती कहा। क्या कहा? महासती कहा। नोट लगाकर लिखोगे, अपने, याद रखना, अपने पति की वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है? बोलो। अपने पति की वस्तु के साथ सती होना महासती क्या कहलाता है? मरोगे बड़ोगे, अनुमरण कहलाता है, महाक्षति कहलाता है, अनुमरण कहलाता है। फिर सभी को महासती कहोगे तो फिर विद्वानों द्वारा उमादे को महासती की संज्ञा दी गई, फिर क्या मतलब? बहुत बढ़िया सर, मैं कोसाणा से हूं। बिल्कुल, ये देख लो, आपके कोसाणा का जिक्र हुआ है। जल्दी से लिख लो, आवाज नहीं, फटाक से लिखो। और अब आगे हेडिंग डाल दो, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। कौन सा सेन? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। अच्छा, राव चंद्रसेन लिख लीजिए जल्दी से, और राव चंद्रसेन को हेडिंग डाल दीजिए। याद रखना, राव चंद्रसेन जो थे वो मालदेव राठौड़ के तीसरे पुत्र थे। सबसे बड़ा जो था वो राम सिंह था, उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह था, और तीसरा जो था वो कौन था? चंद्रसेन। और राजा जो घोषित किया, किसको किया? चंद्रसेन को किया। महासती का टीला का मेरे घर के पीछे, आजा देख ले। महासतियों का जो टीला है, याद रखना, बेराट सभ्यता, सॉरी बेराट नहीं, बागोर सभ्यता, वाड़ा ही वाड़ा, भीलवाड़ा। मस्त रहो। अब सुनिए अच्छे से सुनना। पुत्र कितने हैं? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तीनों में चंद्रसेन, और सेकंड नंबर पर। तो ऐसी कौन सी घटना मालदेव के साथ घटित हो गई कि उन्होंने तीसरे पुत्र को राजा बनाया, जबकि वंशावली और एक वंश या फिर एक साम्राज्य के जो नियम कहते हैं कि राजा जो बनेगा वो कौन बनेगा? सबसे बड़ा बेटा। सही है कि नहीं है? तो सुनो, शॉर्टली समझा देता हूं। देखिए, कौन से देव है? मालदेव। मालदेव का सबसे बड़ा बेटा राम, सेकंड उदय सिंह, और तीसरा चंद्रसेन। अब सुनो, इसमें सबसे पहले बता देता हूं खूबी किसकी? उदय सिंह। अब उदय सिंह के नाम के आगे क्या लगा था? मोटा राजा। सुनो, आपने अदरक देखी? अदरक किधर से निकली हुई होती, कुछ पता है क्या उसके शरीर का? जिधर से मूड होता उधर से बेटी निकली हुई गांठें होती है। ऐसे ही शरीर में सुडोल थे। कौन? उदय सिंह जी। पैर बिल्कुल पतले थे, हाथ बिल्कुल पतले, और बीच में भाई साहब टंकी की तरह, मतलब शरीर बेढोल था। तो उदय सिंह जी को देखते तो राजा वाली फीलिंग ही नहीं आती किसको। तो कहा इसको क्या राजा बनाऊं अब। बिल्कुल सही है, पैर पतले थे, हाथ भी पतले थे, पैर अगरबत्ती की तरह, हाथ मोमबत्ती की तरह, ऐसे थे। तो कहा मोटा राजा उदय सिंह जी, और बीच में भाई साहब पूछो ही मत, मोटे ही मोटे। तो कहा कि ये तो खासियत हो गई किसकी? और उदय सिंह को दे दी लोदी ही लोदी फड़ोदी की जागीर। अब आए कौन से?
राम सिंह। अब राम सिंह की क्या खासियत थी सुनो। हाँ अब सुनिए अच्छे से। अब राम सिंह के क्या हुआ था, बच्चा लोग, राम सिंह की मैं खूबी बताता हूं। राम सिंह ने एक बार क्या किया था, मालदेव राठौड़ बहुत भयंकर बीमार पड़े थे, उनसे मतलब पलंग से खटिया से उठा ही नहीं जा रहा था, इतना भयंकर बुखार आ रखा था। तब राम सिंह ने सभी अपने जो ठाकुर, सेनापति, मंत्री और सरदार जो थे मालदेव के, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, देखो मैं अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें आप भी हमारा साथ दो। तो बच्चा लोग पहले तो ये बताओ, पिता के रास्ते पर चलना अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है, सही है कि नहीं है? अच्छी बात है ना। मालदेव ने बहुत छोके काम किए थे, अपने पिता को मारा था और राम भी कह रहा था मैं अपने पिता के रास्ते पर चल रहा हूं। पिता ने पिता को टपकाया, मैं भी पिता को टपकाऊंगा और चाहता हूं कि तुम हमारा क्या दो। तो बच्चा लोग, अब खूब सारे मंत्री सेनानायक जो थे उनमें से काफी ने तो कहा बिल्कुल डन। और आपको पता है 100 मित्र होते हैं, 100 में से एक गद्दार भी होता है, होता कि नहीं होता है? उसको बात तो हम बताते हैं, पहले कहते हैं खा बाप सोगन की नहीं निके, तो कहता हाँ बाप सोगन की नहीं निको। अब बात हमने ऐसी बताई, उसको पता है कि बात में दम है, तो वो फटाक से बात को बता देगा और अगले वाले से भी विश्वास लेगा कि खा बाप सोगन की नहीं बता, वो भी कहेगा बाप सोगन नहीं बताऊंगा, वो तीसरे वाले को कहेगा खा बाप सोगन की नहीं बता। ऐसे बेटा सोगन खाते खाते बात को फोड़ देंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, राम सिंह ने अपने मतलब सभी सरदारों को अपनी तरफ किया और मारने की योजना बनाई। किसको? मालदेव को। अब उन्हीं सरदारों में से कुछ सरदार जो थे किसके थे? मालदेव के। अब वो मालदेव जी खटिया में पड़े अड़ अड़ कर रहे थे। अब वो सरदार गए और सरदार ने जाकर कहा और राव जी कैसे हो? तो राव जी ने कहा हालत बहुत खराब है। तो कहा सूचना ऐसी लेकर आए हैं कि अभी 9 ताल कूदोगे। तो कहा क्या सूचना लेकर आए? तो कहा कि आपका बड़ा बेटा आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। तो मालदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, पिता के नक्शे कदम पर औलाद को चलना चाहिए। तो कहा बहुत खूब, आप भूल रहे हो आपने अपने बाप को मारा और आपको ही मारने की योजना बना रहा कौन? क्या? तो मालदेव खड़ा हो गया, कहा किसको बुखार? मेरे को बुखार नहीं है। मालदेव ने कहा कि कहाँ है राम? तो कहा कि यहाँ पर सभी सरदारों को अपनी तरफ कर लिया और अब वो मंडोर से सेना लेने गया है, मारेगा तुम्हें। तो मालदेव ने कहा एक काम करो, सभी सरदारों और मंत्रियों को इकट्ठा करो। तो बिल्कुल मंत्रियों और सरदारों को इकट्ठा किया गया, टेंशन मत लो। उधर राम सेना लेकर आ रहा है तो थोड़ी आवाजें आ रही है। तो बच्चा लोग बिल्कुल अब इधर मालदेव ने सभी मंत्रियों और सेना नायकों को इकट्ठा किया और तलवार लेकर खड़ा हो गया, अपने सैनिकों को तलवार दे दी और कहा राम का जो साथ दे रहा है इस तरफ आ जाए। एक भी नहीं गया, पता था कि उधर जाएंगे सीधे भोगने कटेंगे। तो कहा हम तो आपके साथ है। किसने कहा? तो कहा अच्छा। तो कहा यानी मालदेव ने राम के समर्थकों को वापस अपनी तरफ मिला दिया और बार द्वारपालों को बोल दिया कि राम को अब दुर्ग में प्रवेश ही नहीं देना है। अब उधर राम मंडोर से सेना लेकर आया तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर ही रोक दिया गया। किसको? राम को। अब बच्चा लोग रोक दिया गया। तब राम ने कहा देखो मेरे पिता बहुत बीमार है, अंतिम दर्शन करना है। तब सैनिकों ने कहा अच्छा भांडा फूट गया तुम्हारा, मारना चाहते थे और तुम्हारे प्रवेश पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध। तो कहा नहीं नहीं, एक बार तो अपने पिता से मिलूंगा। अब तो द्वारपालों के सामने ज्यादा जिद किया तो कहा रुको हम पूछ के आते। तो मालदेव के पास गए। मालदेव को पता था कि अगर राम अंदर आ गया तो उसके समर्थक वापस उसकी तरफ मिल जाएंगे और वो क्यों मिलना चाहता है ये भी मुझे पता है। द्वारपालों को कहा कि जाके राम को बोल दो कि तुझे गुंदोज और गुर्रोज की जागीर दी है, वहां पर चला जा और अपना जीवन यापन कर।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए राम को भी बेच दिया, मोटा राजा उदय सिंह के लक्षण बता दिए, अब पीछे कौन बचा? इसीलिए चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया किसने? समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से छापो, चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का शासनकाल लिखोगे 1562 से 1581। पहला ही पॉइंट लिखोगे, मालदेव राठौड़ के कितवे पुत्र? तीसरे पुत्र। प्रथम कौन था? राम। चलो राम सिंह लिख लो। राम सिंह। कहां की जागीर दी गई? गुंदोज ऑब्लिक करके गुर्रोज की जागीर। और दूसरा कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह को जो जागीर दी गई, याद रखना, वो दी गई कहां की? लोधी ही लोधी फड़ोदी की। अब नोट लगाकर लिखोगे, राव चंद्रसेन ने राम सिंह व उदय सिंह व रायमल कर दो कि संयुक्त सेना को लोहावट के नजदीक क्या किया रे? पराजित किया। लिख लो फटाक से। हाँ बिल्कुल, राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के अग्रगामी वाले ही है, बिल्कुल वही है। जल्दी से लिख लीजिए। देखो सुनिए अच्छे से। देखो, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राव चंद्रसेन जब राजा बना तो सबसे पहले जो विद्रोह किया था राम ने किया था। किसने किया था? और राम को पराजित किया। कहा? सोजत के आसपास, क्योंकि वो लूटने लगा था, लूट मार करने लगा था। अब इसको पराजित किया तो राम पराजित हो गया, और एक और था रायमल, इसको भी पराजित किया। तो ये दोनों गए अपने तीसरे भाई किसके? मोटा राजा उदय सिंह के पास। अब तीनों की सेना मिली। सर राजस्थान में सामंत प्रथा किसने शुरू की? सुनना, राजस्थान में ऐसे सवाल कभी नहीं पूछेगा। हर राजवंश के अंदर सामंत प्रथा हुई, और राजस्थान में अगर सबसे प्राचीन सामंत प्रथा की शुरुआत कहाँ और कब हुई थी तो याद रखना, गुर्जर प्रतिहारों के समय हुई थी, जब उनके सामंत थे चौहान। कंप्लीट ना, हर एक राजवंश का पूछेगा, सवाल पूछेगा तो अलग तरीके से पूछेगा। जैसे मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा, सही है कि नहीं है? फिर पूछेगा मेवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत कुंभा के समय, आमेर के कछावा वगैरह उसके दरबार में उपस्थित होते थे। विकास किसके समय? सांगा के समय, मैंने तुम्हें बताया भी था। तो ऐसे हर एक पर्टिकुलरली अलग अलग पूछा जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों का पूछा जाएगा तो गुर्जर प्रतिहारों के अंदर नागभट्ट हुआ, नागभट्ट हुए, वत्सराज हुए, तो उनके समय में ये चौहान वगैरह जो थे सब उनके साम्राज्य में उपस्थित होते थे।
हाँ, राम सिंह को कौन सी जागीर दी गई? जागीर जो है गुंदोज गुर्रोज दी गई, और बाद में अकबर के पास जाएगा तो अकबर का एक सेनापति होगा, वो राव चंद्र सेन के साथ समझौता करवाएगा, और फिर जो जागीर दी जाएगी वो सोजत की दी जाएगी। अभी सोजत नहीं आएगा। कंप्लीट। तो सुनिए, अब इधर देखो, इधर कौन है? राव चंद्र सेन, और उधर ये तीनों भाई इकट्ठे हो गए। तीनों कौन कौन? राम सिंह, रायमल और एक उदय सिंह। अब ये तीनों इकट्ठे होकर आए किसके ऊपर अटैक करने के लिए? लोहावट नामक स्थान पर। कौन सा वट नामक स्थान पर धुआंधार और खतरनाक क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर राव चंद्रसेन के एक सैनिक ने तीर चलाई किसके ऊपर? मोटे तो थे ही थे, मैंने बताया, पता नहीं किधर से आकर लगी तीर। उदय सिंह जी ने कहा मां को काम तमाम, और गिर गए। और अपने भाई को गिरता देखा किसने? और रायमल ने कहा भाई को काम तमाम हो गो मोटो राजा का, अब यहां से न दो। ये दोनों भाग गए, और मोटा राजा उदय सिंह को उसके सैनिक घायल अवस्था में लेकर गए लोधी हिलोधी फड़ोदी। अब देखो, कहा जाता है कि लोहावट और उदय सिंह के काफी क्षेत्र पर अधिकार हो गया किसका? और ये दोनों तो ऐसे ही घूमते भागते फिर रहे थे, क्योंकि इनका क्षेत्र तो पहले ही जीत लिया। अब राम जो था, राम सिंह जो था, ये परेशान हो गया, और ये गया मेर ही मेर अजमेर। और अजमेर के अंदर अकबर का सेनापति था हुसैन कुली खां। बोलो कौन सा खां? हुसैन कुली खां था। उसके पास गया और जाकर कहा देख अकबर से संपर्क करवा मेरा। तो कहा क्या काम है? तो कहा मैं मारवाड़ का मालदेव राठौड़ का बड़ा बेटा हूं, और मारवाड़ मेरे पास होना चाहिए, पर मेरा जो तीसरा भाई है वो राजा बना है, तो तू मेरा संपर्क करा। तो क्या टेंशन क्यों ले रहा है? अकबर से संपर्क की कहां जरूरत है, चल हम दोनों चलते रट्टे करते कौन से वार्ड पर। तो अजमेर से हुसैन कुली खां और राम सिंह दोनों सेना लेकर आए, और आपको पता है जोधपुर से हम नागौर की तरफ जाते हैं तब एक बावड़ी गांव आता है या क्षेत्र आता था ना, उसी बावड़ी नामक गांव तक सेना आ गई थी। किसकी? हुसैन कुली खां और राम की। हुसैन कुली खान ने पत्र लिखा कौन से सैन को, कि देखो हम सेना लेकर आ गए हैं, और चंद्रसेन जी अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, अपने भाई को कोई बढ़िया उचित जागीर दे दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब चंद्रसेन और राम सिंह के मध्य समझौता करवा दिया किसने? हुसैन कुली खान ने। और समझौते के तहत राम सिंह को दी गई जत ही जत, सोजत की जागीर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सोजत की जागीर दे दी। अब सोजत बिल्कुल राम सिंह चला गया, पर सोजत से खुश नहीं था। 1562 में गया किसके पास? और अकबर की क्या स्वीकार कर ली? अरे बोलो, अधीनता स्वीकार कर ली, और अकबर को जाकर पूरी बात बताई। तब अकबर ने आदेश दिया किसको? हुसैन कुली खां को कि जाओ और मारवाड़ मेहरानगढ़ पर क्या करो? आक्रमण करो। तो ये हुसैन कुली खां पुनः सेना लेकर आया कौन से वाड़ पर? मारवाड़ पर 1564 ईस्वी में। राव चंद्र सेन काफी समय तक तो लड़े, और फिर लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तब छोड़ दिया कौन सा गढ़? मेहरानगढ़। और 1564 में जो मेहरानगढ़ जो था वो अकबर के अधीन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से लिख लो। गुर्जर और चौहान अलग अलग है, बिल्कुल। गुर्जर प्रतियार अलग है और चौहान राजवंश अलग है। इनकी उत्पत्ति एक बताई गई अग्निकुंड मत के अनुसार। लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा? पराजित किया। अब नोट लगा कर लिखो, राम सिंह, फास्टली लिखोगे, राम सिंह
अकबर के सेनापति राम सिंह अकबर के सेनापति किसके पास? हुसैन कुली खां के पास गया। हुसैन कुली खां के पास गया। हुसैन कुली खां की तरफ गया। लिखो, हुसैन कुली खां व राम सिंह ने हुसैन कुली खां व राम सिंह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु चंद्रसेन ने राम सिंह को कहां की? सोजत की जागीर प्रदान की। लिख लिया? हाँ जी, आगे बढ़िए। कर दी जागीर प्रदान। वापस नोट लगाकर लिखो, 1564 ईस्वी में 1564 64 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां को हुसैन कुली खां को पुनः आक्रमण पर भेजा। पुनः आक्रमण पर भेजा। लिख लिया? अब लिखिए, चंद्रसेन पराजित होकर भादरा जून चला गया। भादरा जून चला गया। कहां चला गया रे? भादरा जून कहां है? बिल्कुल, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो, 1564 में अकबर का मारवाड़ पर अधिकार हो गया। अकबर का मारवाड़ पर अधिकार हो गया। राम सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी, पर सुनो, राम सिंह अगर आगे राजा बनता तो हम कहते मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, पर राम सिंह आगे राजा नहीं बनेगा, इसलिए मारवाड़ का पहला शासक कहा जाएगा मोटा राजा उदय सिंह को। कंप्लीट ना? अब सुनो और समझो अच्छे से। देखो, 1564 मारवाड़ पर अधिकार। इसके पहले मेड़ता और नागौर पर अधिकार कर लिया। किसको? याद रखना, जयमल राठौड़ को पराजित करके। और फिर जयमल राठौड़ पराजित होकर गया मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पास। याद करो, गया था ना? तो पहले राजपूताना के मेड़ता नागौर पर अधिकार, 64 में मारवाड़ पर अधिकार, 1567 और 68 में मेवाड़ पर अधिकार, और 1569 में रणथंबोर पर अधिकार। इन क्षेत्रों को जब अकबर ने जीत लिया, तब भारमल जो था कहां का? आमेर का, कछावा वंश का, जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो भारमल ने अकबर को कहा, हे मुगल सम्राट, जैसे मैंने अधीनता स्वीकार की, मारवाड़ तुम्हारे लगभग अधीन आ गया, मेवाड़ को आपने जीत लिया है, नागौर को जीत लिया, रणथंबोर को जीत लिया, तो एक काम करो, एक ऐसा दरबार लगाओ
जिसमें राजपुताना के सभी राजा आए और सुलह एक कुल नीति के तहत उनको क्या स्वीकार करवा दो, अधीनता। तो ये देखो सलाह कौन दे रहा है, सहयोग कौन कर रहा है, भारमल। और भारमल के सहयोग से ही अकबर ने 1570 3 नवंबर 1570 में लगाया नागौर दरबार। एक वो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के। तो अकबर का ये जो नागौर दरबार था, ये क्या कहकर लगाया, उस समय क्या हुआ था, मारवाड़ क्या पूरा राजपुताना अकाल से ग्रसित था। किससे, अकाल से ग्रसित था। तो अकबर ने घोषणा की कि भाई मैं एक दरबार लगा रहा हूं, जिसकी रियासत में अकाल पड़ा है वो बिल्कुल मेरे दरबार में आए, मैं उसकी क्या करूंगा, आर्थिक सहायता। और इसके पीछे रीजन था सुलह एक कुल नीति के तहत राजपुताना के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। और अकबर की नीति थी सुलह एक कुल नीति का मतलब आमने सामने बैठकर समझाकर क्या करवा दो, अधीनता स्वीकार। और जो राजा नाटक करे, सुलह एक कुल नीति के तहत अधीनता स्वीकार नहीं करे, तो फिर करो उनके विरुद्ध युद्ध अभियान। तो देखो सुलह एक कुल नीति के तहत प्रताप को समझाने तो कितने भेजे थे, सफल हुए। प्रताप ने अधीनता स्वीकार की। तो जब सुलह एक कुल नीति के तहत अधीनता स्वीकार नहीं की, तो फिर क्या किए, युद्ध अभियान। तो ये नीतियां होती थी पहले किसी राजा के प्रति अपनाने की, पर हर एक नीति फैल हुई किसकी, अकबर की। तो फटाक से लिखो अगला पॉइंट, कौन सा दरबार, नागौर दरबार। तीन नवंबर 1570। अध्यक्षता किसने की, बोलो, मुगल सम्राट अकबर ने। किसके सहयोग से लगाया था, भारमल के सहयोग से आयोजित। अकबर का उद्देश्य क्या था और नीति कौन सी अपनाना, बहुत बढ़िया, याद रखना उद्देश्य सुलह ए कुल नीति के तहत राजपुताना के राजाओं को क्या स्वीकार करवाना, अधीनता स्वीकार करवाना। लिख लीजिए फटाक से। फिर लिखोगे भाग लेने वाले राजा व अधीनता स्वीकार करने वाले सबसे पहले लिखोगे मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा सिंह रे, उदय सिंह। और फिर लिखोगे दूसरा नेर ही नेर बीकानेर, और बीकानेर का था कल्याण मल राठौड़, अकेला नहीं गया, हाँ बिल्कुल, दो पुत्रों को साथ लेकर गया, राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़। लिख लो फटाक से, पृथ्वीराज राठौड़। उसके बाद लिखोगे जैसलमेर, जैसलमेर का हर राज, क्या आप भी भाग लेने जाओगे, हर राज पार्टी रणथंबोर। कौन सा भोर, रणथंबोर व बूंदी, दोनों लिखोगे, दोनों उसके अंडर में थे। और वो था सुरजन हाड़ा।
हालांकि सुरजनाड़ा को अधीनता स्वीकार करवा दी थी, वैधानिक अधीनता स्वीकार जो करवाई वो किसमें? नागौर दरबार में। सर हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे कमेंट्स में ऐसा कौन सा दम है? सर कोसाड़ा कहाँ है? सर कोसाड़ा जो है वो पिपाड़, और पिपाड़ कहाँ है? जोधपुर। ओके, अब लिखिए, अकबर ने यहां पर, अकबर ने नागौर में क्या बनवाया था? शुक्र तालाब। कहां बनवाया था रे? नागौर में। लिख लीजिए फटाक से। ओके, ये हो गया आपके लगभग आधा चंद्रसेन। कल आपके मारवाड़ के राठौड़ कंप्लीट हो जाएंगे और कल हम स्टार्ट कर देंगे बीकानेर के राठौड़। कंप्लीट ना? तो बिल्कुल मिलता है नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।